साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माता पिता हैं। साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिता को पैरालिसिस आ जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ जाता है। साक्षी ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। साक्षी को पता था अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने साक्षी के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि साक्षी बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साक्षी अवॉइड करती है। लड़के का नाम रचित है। रचित साक्षी को दूर से ही देखता रहता, कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। साक्षी को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में रचित के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो किस तरह का है। जब साक्षी कभी उसके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था, घबरा जाता था। साक्षी को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। साक्षी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रचित की उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। रचित अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, एक लौता लड़का था। साक्षी के घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। रचित की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का साक्षी को बहुत पसंद करता है। साक्षी को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि पहले वो रचित से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो रचित से बात करेगी। रचित उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। साक्षी पैर जैसे जम गए थे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज साक्षी की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि साक्षी की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। रचित अपने साथ एक कट आउट लाया था जिस पर लिखा था, प्लीज मैरी मी। साक्षी यह देख पिघल गई। साक्षी के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। साक्षी को भी लगा कि शायद यह ही वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। साक्षी खुश थी। उसके मन में रचित से बात करने की इच्छा थी, लेकिन रचित की तरह से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। साक्षी को रचित और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो रचित उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। रचित शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। काफी दिनों बाद साक्षी ने रचित को देखा था। साक्षी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर रचित बहुत नर्वस लग रहा था। रचित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उससे
जिससे वो प्यार करता है, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साक्षी को भी यह बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब बात सारी रचित से बात करके पर ही पता चलती। साक्षी और रचित की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब साक्षी रचित से पहली बार बात करने वाली थी। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। साक्षी को लगता है कि उसे उनके बीच इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर साक्षी को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। साक्षी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहागरात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोच में लड़की की क्या हालत होगी। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब साक्षी को रचित का वो सच पता चलता है, जिसकी वजह से रचित घबराया हुआ है। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और खुद रचित ने भी उसे यह नहीं बताया। वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही है कि अब क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रचित अपनी आंखों में आंसू लिए साक्षी को हाथ लगाता है। साक्षी उसके हाथ को जोर से हटा देती है। कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। साक्षी बाथरूम का दरवाज़ा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। रचित बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसी ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में साक्षी के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। पहले पता लगवाना था। साक्षी ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया यह रिश्ता वो नहीं चाहती। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती हैं। साक्षी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं नहीं बोल पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला।
कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की बात से ही रिश्तेदार तो साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो रचित से तलाक लेगी और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। साक्षी अब अपने घर पर पहले की तरह जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक साक्षी उसे अवॉइड करती है, फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? साक्षी की बातों को सुन रहा है। वो साक्षी को इशारों में कॉफ़ी पीने के लिए कहता है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। रचित ने अब यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो? अब तुम मेरी जिंदगी खराब तो तुमने कर दी। रचित फिर कॉफ़ी का इशारा करता है। साक्षी कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी के फ़ोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रचित टेबल पर रखे साक्षी के हाथ पर अपना हाथ रखता है। साक्षी बोलती है अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से, तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रचित को लगता है कि साक्षी ने उसे अभी भी शायद माफ़ नहीं किया। वो अपना हाथ साक्षी के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार साक्षी उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित से बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हग करता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है।